मैं अपने कमरे में शांति से गेम खेल रहा था, लेकिन मेरा रूममेट लेई हमेशा की तरह मुझ पर चिल्ला रहा था। उसका कहना था कि मैं गेम में उसे कवर नहीं दे रहा, जबकि मैं असल में पीछे से उसकी रक्षा कर रहा था। तभी लिंशी ने हमें बीच में टोकते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी कमेटी ने एक नया नोटिस भेजा है। किसी नए तरह के फ्लू के कारण हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने को कहा गया था। ये सुनते ही हमारा गोल मटोल दोस्त हाउजी बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है और वो अपने खाने के ऑर्डर को लेकर रोने लगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी ही स्थिति में उसे खाने के लिए बहुत तरसना पड़ा था। उधर लेई गेम हार गया और हमेशा की तरह सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मैंने भी उसे शांत रहने को कहा। हारने की भड़ास निकालने के लिए लेई बैल्कनी में गया और सामने वाली बिल्डिंग में अपने दोस्त को आवाज लगाने लगा, लेकिन अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। उसने चिल्लाकर बताया कि वहां पूरी पीपीई किट पहने हुए लोग आए हैं। मैं तुरंत बैल्कनी की तरफ भागा। सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर खून से लथपथ एक लड़की खड़ी थी, जो शीशे पर खून मल रही थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी हमने देखा कि पीपीई किट पहने कुछ लोग एक स्ट्रेचर पर किसी को बाहर ला रहे थे। वो लड़की बुरी तरह से छटपटा रही थी और उसे काबू करने में उन लोगों के पसीने छूट रहे थे। हाउजी हैरान था कि इतनी दुबली पतली लड़की में इतनी ताकत कहां से आ गई कि दो हट्टे कट्टे आदमी भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। लिंशी को शक हुआ कि शायद ये कोई बहुत ही खतरनाक और संक्रामक बीमारी है जिससे लोग हिंसक हो रहे हैं। पुलिस और एम्बुलेंस ने उस पूरी जगह को घेर लिया था। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब हमारी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद होने वाली है। मुझे उस पार रहने वालों की चिंता सताने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो लोग उस लड़की को लेकर चले गए और हमारी हॉस्टल की आंटी ने डर के मारे मेन गेट पर भारी ताला जड़ दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस बिल्डिंग में रहने वालों की हो रही थी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और मैसेज करके हालचाल जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात भर मैं इसी बेचैनी में अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। सुबह जब मैंने फोन चेक किया तो वही हुआ जिसका डर था। पूरे कैंपस में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेई फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने घबराते हुए बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड शियाओया की बिल्डिंग नंबर 13 को भी सील कर दिया गया है और बाहर पहरा लगा है। हाउजी तो अपने बिस्तर पर फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि उसके सारे फूड ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके थे और उसे फिर से भूखे मरने का डर सता रहा था। लिंशी अपनी जगह पर बैठकर हालात का गहराई से विश्लेषण कर रहा था। उसका कहना था कि अगर ये सिर्फ एक आम महामारी होती तो शहर में भी कोई ना कोई खबर जरूर होती, लेकिन हर तरफ अजीब सी शांति थी। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। मैंने और हाउजी ने तय किया कि हम कैंटीन जाकर देखेंगे कि कुछ खाने को बचा है या नहीं। बाहर का नजारा डरावना था। पुलिस ने बिल्डिंग 13 को पूरी तरह से घेर रखा था। जब हम कैंटीन पहुंचे तो वहां भी खाना लगभग खत्म हो चुका था। कुछ लड़कों से पता चला कि 13 नंबर बिल्डिंग से कई लड़कियों को रातों रात ले जाया गया है। अफवाहें तेजी से फैल रही थी। पार्सल स्टेशन भी बंद हो चुका था और कुछ छात्र बाहर निकलने की जिद कर रहे थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया गया। मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना लेकर कमरे में वापस आ गया, लेकिन मेरे फोन पर अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। तभी लिंशी ने बताया कि हालात और भी खराब हो रहे हैं। सिर्फ बिल्डिंग 13 ही नहीं, बल्कि कई और हॉस्टल भी सील कर दिए गए हैं और सुपरमार्केट में लूट मच गई है। ये सुनते ही लेई चिल्लाया और हम सब बिना एक सेकंड बर्बाद किए नीचे सुपरमार्केट की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में भागते हुए हमने देखा कि छात्र कैसे पागलों की तरह सामान लूट रहे हैं। सुपरमार्केट पहुंचते ही मैंने सबको अलग अलग काम सौंपे। मैंने लेई को पानी लाने को कहा, हाउजी को नूडल्स और लिंशी को नमक चीनी जैसी चीजें लाने को कहा, जबकि मैं रोजमर्रा का सामान लेने चला गया। सामान इकट्ठा करते वक्त मैंने वहां खड़ी दो लड़कियों को फुसफुसाते हुए सुना कि बिल्डिंग 13 से एक और लड़की को उठा लिया गया। ये सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। उधर हाउजी को किसी तरह एक पूरा नूडल्स का डिब्बा मिल गया, लेकिन तभी एक लड़का उस पर गिर पड़ा और वो डिब्बा छीनने लगा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लेई ये देखकर आग बबूला हो गया और उसने झपट कर उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। बात बहुत बिगड़ सकती थी, इसलिए मैंने और लिंशी ने तुरंत बीच बचाव किया। हमने उन्हें समझाया कि लॉकडाउन में नियम तोड़ने पर कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी तरफ ही आ रहे थे। वो लड़का डर कर पीछे हट गया और हम अपना सामान लेकर किसी तरह वहां से निकल गए। रास्ते में लिंशी ने अपना फोन देखते हुए बताया कि इंटरनेट ब्लॉक किया जा रहा है और सारे ग्रुप चैट्स भी बंद कर दिए गए हैं। हम बिल्डिंग 13 के पास से गुजर रहे थे, तभी लेई की नजर बैल्कनी पर खड़ी अपनी गर्लफ्रेंड शियाओया पर पड़ी। उसे देखते ही लेई सब कुछ भूलकर पागलों की तरह उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। पुलिस वालों ने उसे गेट पर ही दबोच लिया। लेई गिड़गिड़ा रहा था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास अंदर जाना है, लेकिन पुलिस ने सख्ती से मना कर दिया। मैंने किसी तरह लेई को पीछे खींचा और उसे समझाया कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो शियाओया की मदद कौन करेगा। मैंने पुलिस वाले से माफी मांगी। तभी पुलिस वाले के वॉकी टॉकी पर आवाज आई कि 5वीं मंजिल पर कोई इमरजेंसी है। इसके तुरंत बाद एक पुलिस वैन आई और लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दिया गया कि सभी छात्र तुरंत अपने हॉस्टल में वापस चले जाएं और कोई भी बाहर न घूमे। हम किसी तरह लेई को वापस अपने कमरे में ले आए, लेकिन वो लगातार शियाओया को फोन मिला रहा था। उसने अपनी बैल्कनी से भी उसे आवाज दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक लेई के फोन पर शियाओया का एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो में वो बहुत डरी हुई और बदहवास लग रही थी। उसने बताया कि उसकी बिल्डिंग में लोग पागल हो गए हैं और एक दूसरे पर जानवरों की तरह हमला कर रहे हैं। पीपीई किट पहने लोग अंदर आ चुके थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती जमीन पर दबा रहे थे। उसके चेहरे पर खून लगा था और वो रोते हुए चिल्ला रही थी कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बस गलती से कट लग गया है। इससे पहले कि हम कुछ और समझ पाते, वीडियो अचानक बंद हो गया और कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा
गए। शियाओया का वो खौफनाक वीडियो देखकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। उसे इस तरह जबरदस्ती ले जाए जाते देख लेई अपना आपा खो बैठ। उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये कोई महामारी की रोकथाम नहीं बल्कि खुलेआम अपहरण है। वो पागलों की तरह उसे बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मैंने, लिन चैन और हाउजी ने तुरंत झपट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश की। लेई रोते हुए कह रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने शियाओया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, उसे बस एक खरोंच आई थी और अब उसकी जान खतरे में है। हाउजी ने उसे समझाते हुए कहा कि शियाओया अभी भी उसे मैसेज भेज रही है, जिसका मतलब है कि वो फिलहाल सुरक्षित है। अगर लेई इस तरह बिना सोचे समझे बाहर जाएगा तो इससे शियाओया और भी ज्यादा घबरा जाएगी। हमें इस वक्त जज्बातों से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना था। लिन चैन लगातार अपने फोन पर नजर गड़ाए हुए था। उसने बताया कि उन लोगों को वहां से ले जाया जा चुका है और कॉलेज के ग्रुप्स में घायल होने वाले छात्रों की खबरें तेजी से बढ़ रही हैं। उसने हमें चेतावनी दी कि अब चाहे जो हो जाए हमें अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखना है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद रखना है। लिन चैन ने कुछ साल पुरानी एक न्यूज दिखाई जिसमें एक नए तरह के ड्रग के बारे में बताया गया था जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से काबू कर लेता है। इसे लेने के बाद इंसान अपना होश खो बैठता है और जानवरों की तरह दूसरों को काटने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने अभी बाहर देखा था। ये सुनकर हाउजी की सिट्टी पिटी गुम हो गई। लेई का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने कहा कि वो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बालकनी से शियाओया को आवाज देकर उसका हाल जरूर पूछेगा। वो दौड़कर बालकनी में गया और अपनी पूरी ताकत से शियाओया को पुकारने लगा। कुछ ही पलों बाद सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से शियाओया और उसकी रूममेट ने बाहर झांका। दोनों बुरी तरह डरी हुई थी और रो रही थी। शियाओया ने बताया कि उसका फोन बंद हो गया है और हॉस्टल में इतनी भयानक आवाजें आ रही हैं कि वो कुछ भी बोलने से डर रही हैं। लेई ने तुरंत पूछा कि क्या वो सुरक्षित है और उन्होंने दरवाजा बंद किया है या नहीं। शियाओया ने रोते हुए जवाब दिया कि उन्होंने अलमारी खिसकाकर दरवाजा जाम कर दिया है। सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर से चिल्ला रहे थे कि कोई दरवाजा ना खोले और सुबह उन्हें खाना दिया जाएगा। उसने लेई से विनती की कि वो किसी भी कीमत पर वहां आने की कोशिश ना करे। लेई ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। उसने शियाओया से कहा कि वो अपना दरवाजा बंद रखे और कोई भी परेशानी होने पर तुरंत उसे बताए। तभी हाउजी ने एक और बुरी खबर दी। पास की ही एक और यूनिवर्सिटी में भी लॉकडाउन लगा दिया गया था। वहां की कैंटीन में किसी ने पागल होकर दूसरे छात्रों को बुरी तरह काट लिया था। हालात हाथों से निकलते जा रहे थे। लिन चैन ने कहा कि हमें तुरंत अपने घर वालों को फोन करके उन्हें घर में ही रहने और खाने पीने का सामान इकट्ठा करने को कहना चाहिए। मैंने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें तसल्ली दी कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब मैंने लिन चैन की तरफ देखा तो वो फूट फूट कर रो रहा था। उसके माता पिता दोनों शिक्षक थे और वो लगातार उन्हें फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका नंबर पहुंच से बाहर बता रहा था। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। शायद वो लोग सो रहे थे। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन लाल हो गई और उस पर सबसे ऊंचे स्तर का रेड अलर्ट चमकने लगा। इंटरनेट पर हर जगह इस अज्ञात और खतरनाक वायरस की खबरें फैल रही थी। पूरे देश में दहशत का माहौल था। लेई ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि शायद अब दुनिया का अंत करीब आ गया है। हाउजी जमीन पर बैठा रो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। तभी लिन चैन ने हम सबको झकझोरते हुए कहा कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने हमें तुरंत कमरे का दरवाजा और खिड़कियां मजबूती से बंद करने का आदेश दिया। हम सब ने मिलकर भारी अलमारियां, सूटकेस और मेज खिसकाकर दरवाजे के पीछे लगा दिए। अगर बाहर घूमने वाले वो शैतान अंदर आ गए तो हमारा बचना नामुमकिन था। मैंने बैल्कनी के पास वाली खिड़की को थोड़ा खुला रखा ताकि हम बाहर और 13 नंबर बिल्डिंग पर नजर रख सके। अचानक हमारी आंखों के सामने वाली बिल्डिंग की बैल्कनी में 3 लड़कियां चीखते हुए भागी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके पीछे से किसी ने उन पर हमला कर दिया और चारों तरफ खून ही खून फैल गया। ये खौफनाक मंजर देखकर लेई का दिल दहल गया। उसके मुंह से शियाओया का नाम निकला और वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा। हमने फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोका। लेई चीख रहा था कि सामने वाली बिल्डिंग में मौत का तांडव शुरू हो चुका है और वो शियाओया को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा कि बाहर जाना सीधे मौत को दावत देना है। नीचे पूरा रास्ता उन खूंखार दरिंदों से भरा हुआ था। अगर उसने दरवाजा खोला तो सबसे पहले वो खुद मारा जाएगा और फिर शियाओया को कौन बचाएगा। मैंने उसे याद दिलाया कि शियाओया ने अपना दरवाजा मजबूती से बंद किया हुआ है और वो अभी सुरक्षित है। अगर हम बिना सोचे समझे बाहर गए तो ना केवल अपनी जान गंवाएंगे बल्कि उसकी भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मेरी बातें सुनकर लेई आंसुओं से भीग गया और हार मानकर वहीं जमीन पर बैठ गया। मुझे अपने फोन पर डरावने मैसेज आ रहे थे और मेरी हिम्मत टूटती जा रही थी। तभी लिन चैन ने कहा कि हमें अपने राशन का हिसाब लगाना होगा। उसने मेज पर हमारा सारा खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। एक कागज पर हिसाब लगाते हुए उसने बताया कि हमारे पास नूडल्स के 26 पैकेट और कुछ सूखे नूडल्स हैं। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा और संभल कर खाएं तो ये सामान हमें ज्यादा से ज्यादा 12 दिनों तक जिंदा रख सकता है। हाउजी ने घबराकर पूछा कि अगर 12 दिनों तक कोई मदद नहीं आई तो क्या होगा। लिन चैन ने गंभीरता से कहा कि ये सिर्फ हमारा शुरुआती राशन है। अगर नौबत आई तो हम बाकी रखे स्नैक्स भी इस्तेमाल करेंगे जिससे हम 22 दिन तक टिक सकते हैं। उसने साफ कर दिया कि बाहर जो कुछ भी घूम रहा है हमें उससे हर हाल में दूर रहना है। अगली सुबह तक मैं सिर्फ 3 घंटे ही सो पाया था। बाहर का नजारा और भी खौफनाक हो चुका था। फोन पर मैसेज आ रहे थे कि 2 नंबर बिल्डिंग में भी वो चीजें घुस चुकी हैं। तभी हमारे हॉस्टल के कॉरिडोर से चीखने चिल्लाने की, दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। ग्रुप में किसी ने बताया कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मारे जा चुके हैं और कोई भी अपना
अपना दरवाजा ना खोले। मैंने अपनी माँ को मैसेज करके तसल्ली दी कि हमने खुद को कमरे में सुरक्षित कैद कर लिया है ताकि वो परेशान ना हो। लिन चैन ने शियाओया का मैसेज पढ़कर सुनाया कि उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना है उससे वो मुश्किल से 5-6 दिन ही काट पाएगी। हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकते थे। लेई ने सबको शांत रहने को कहा। हाउजी रोते हुए पूछ रहा था कि क्या पूरी यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है। तभी लिन चैन ने अचानक अपने होठों पर उंगली रखकर हमें बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि कॉरिडोर की आवाजें अब हमारे कमरे के बिल्कुल बाहर से आ रही हैं। हमारे दरवाजे के उस पार कोई खड़ा था। बाहर उन खौफनाक जीवों का पहरा था। लाओमो ने धीरे से बताया कि वे सीढ़ियों की तरफ चले गए हैं। उसने हम सबको सख्त हिदायत दी कि अब से कोई भी जोर से आवाज नहीं करेगा। बात करनी हो तो सिर्फ फुसफुसाकर। सबके फोन पूरी तरह से साइलेंट रहेंगे, वाइब्रेशन भी बंद। एक छोटी सी गलती और हमारी जान जा सकती थी। हाओजी भूख से बेहाल था। उसने एक चॉकलेट निकाली लेकिन लाओमो ने उसे रोक दिया। इसे वापस रख दो, उसने कहा। ये कंजूसी नहीं थी। एक एक निवाला बचाकर हम एक और दिन जिंदा रह सकते थे और एक और दिन का मतलब था हमारे जिंदा बचने की एक और उम्मीद। रात के सन्नाटे में हमने बालकनी से बाहर देखा। बाहर जाना बहुत बड़ा जोखिम था। सामने वाली फ्राइड चिकन की दुकान में कोई खाने का सामान बचा है या नहीं ये कोई नहीं जानता था। सब कुछ अनिश्चित था और रास्ते में मौत इंतजार कर रही थी। अगर हम बालकनी से नीचे उतरने की कोशिश करते तो जरा सी चूक हमें मौत के मुंह में धकेल सकती थी। एक बार नीचे गिरे तो वो भूखे राक्षस हमें पल भर में नोच खाएंगे। वहां से भाग पाना नामुमकिन था। वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। जान की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। हाओजी डर के मारे रोने लगा। उसका कहना था कि बाहर जाने वाले बेवकूफ हैं। वो तो कमरे में ही 1 साल तक बंद रहने को तैयार था। लाओमो ने उसे समझाते हुए टैबलेट पर दिखाया। ध्यान से देखो, ये चीजें तब तक नहीं रुकती जब तक इनके सिर को पूरी तरह कुचल ना दिया जाए। अगर कभी नौबत आ ही जाए तो सीधा इनके सिर पर वार करना होगा। तभी मेरी नजर सामने वाले बिल्डिंग नंबर 13 पर पड़ी। वो कैप्टन ली और उनकी टीम थी। वो एक दुकान के अंदर फंसे हुए थे और बाहर राक्षसों का झुंड था। लेकिन कैप्टन ली ने बहुत चालाकी दिखाई। उन्होंने अपना वॉकी टॉकी चालू किया और उसे दूर फेंक दिया। वॉकी टॉकी की तेज आवाज सुनकर सारे राक्षस पागलों की तरह उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। रास्ता साफ होते ही वो लोग वहां से निकल गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं तुरंत अंदर भागा। लाओमो, बड़े भाई, हाओजी, जल्दी उठो, जल्दी आकर देखो। वो घबरा गए। उन्हें लगा राक्षस आ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये राक्षस रात में देख नहीं सकते। ये सिर्फ आवाज सुनकर शिकार करते हैं। मैंने खुद देखा। कैप्टन ली ने आवाज से उन्हें भटका दिया। हाओजी खुशी से रो पड़ा। सच में? मतलब अब हमें यहाँ घुट घुट कर मरने की जरूरत नहीं है। लाओमो ने भी राहत की सांस ली क्योंकि अब हमारे पास बचने का एक रास्ता था। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी। वायरस फैलने के 8वें दिन हमारे जिंदा रहने के सारे साधन अचानक छिन गए। बिना किसी चेतावनी के पानी की सप्लाई बंद हो गई और सबसे भयानक बात, हमारे फोन के सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गए। मेरे फोन पर झांग या का मैसेज था, लिन चैन, मुझे माफ कर दो, यहाँ मत आना, प्लीज मत आना, तुम बस अपना ख्याल रखना और जिंदा रहना। मुझे रिप्लाई मत करना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। मैं पागलों की तरह मैसेज टाइप करने लगा। उसे भेजने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। मैं फूट फूट कर रो रहा था। बस दिल से दुआ कर रहा था कि किसी तरह मेरा मैसेज उस तक पहुंच जाए। तभी बड़े भाई मेरे पास आए। वो घुटनों के बल बैठ गए और मुझसे गिड़गिड़ाने लगे, लिन चैन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ बिल्डिंग 13 तक चलो वरना झांग या मारी जाए, प्लीज। हाओजी गुस्से में चिल्लाया, आप पागल हो गए हैं। वहाँ जाना मौत को बुलावा देना है। आपको पता भी है बिल्डिंग 13 के दरवाजे पर कितने सारे राक्षस खड़े हैं। हमारे पास कोई ढंग का हथियार तक नहीं है। हम उनके बीच से कैसे निकलेंगे? लेकिन बड़े भाई मानने को तैयार नहीं थे। झांग या की कोई खबर नहीं है। लिंशी ने भी अलविदा कह दिया है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमें सिर्फ उनकी लाशें मिलेंगी। हमारे पास एक तरीका है, बड़े भाई ने कहा। वो देख नहीं सकते, हम उन्हें आवाज से भटका सकते हैं। हाओजी ने उन्हें झकझोरते हुए कहा, वो पुलिस वाले थे, उनके पास अनुभव था, ढालें थी। हम क्या है? हम बस कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने कभी किसी से लड़ाई तक नहीं की। क्या आपको लग रहा है कि ये कोई खेल चल रहा है? मैंने लाओमो की तरफ देखा जो शांत होकर नक्शे पर कुछ बना रहा था। मुझे पता था कि वो सारे जोखिमों का हिसाब लगा रहा है। हम सब जानते थे कि बाहर जाने का मतलब लगभग मौत है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर हम नहीं गए तो वो लड़कियां पक्का मारी जाएंगी। तभी हमारी बालकनी में एक कागज का गोला आकर गिरा। ये कमरा नंबर 401 वालों ने फेंका था। वो 2 दिन से भूखे थे और मेडिकल किट के बदले हमसे थोड़ा सा खाना मांग रहे थे। इन्हें छोड़ो, बड़े भाई ने गुस्से में कहा। हम खुद यहाँ भूख से मरने वाले हैं। लाओमो अपनी जगह से उठा। हम जाएंगे, उसने कहा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह 3 बजे जब उन राक्षसों की हलचल सबसे कम होती है। हाओजी घबरा गया, लेकिन लाओमो ने साफ साफ समझाया, अगर नहीं गए तो वो मरेंगी, गए तो हमारे बचने के 50% चांस है। पहला, राक्षस रात में अंधे होते हैं। दूसरा, दौड़कर पार करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। तीसरा, बालकनी के पाइप से जाना सबसे सुरक्षित है। फिर उसने गंभीरता से कहा, लेकिन याद रखना, हम अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। रात का वक्त था। हम सब अपनी तैयारी कर रहे थे। बड़े भाई अपना हथियार पहना कर रहे थे। अचानक बालकनी की ग्रिल पर किसी के हाथ दिखाई दिए। 401 का वही लड़का हाथ में
चाकू लिए हमारे कमरे में घुस आया। जो भी खाने का सामान है सब निकालो, नूडल्स, ब्रेड, पानी सब दे दो मुझे मजबूर मत करो। वो रोते हुए चिल्ला रहा था। हम भूख से पागल हो रहे हैं। हमने तुमसे 2 बार भीख मांगी पर तुमने हमें एक टुकड़ा तक नहीं दिया। मेरे हाथ में भी चाकू था। मैंने कहा, हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं बचा है। अगर हम लड़ते रहे तो दोनों यही मारे जाएंगे। बाहर से उसके दोस्त उसे वापस बुला रहे थे पर वो लड़का भूख से अंधा हो चुका था। उसने बड़े भाई पर हमला कर दिया। लाओमो ने तुरंत मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरे में हाथापाई शुरू हो गई। हमने उसे दबोच लिया। लाओमो ने अपना लाइटर जलाया। वो लड़का जमीन पर पड़ा बुरी तरह रो रहा था। हाउजी को उस पर तरस आ गया, लेकिन तभी दरवाजे पर भयानक आवाजें होने लगी। हमारी लड़ाई के शोर ने उन राक्षसों को खींच लिया था। मैंने उस लड़के को कॉलर से पकड़कर चिल्लाया, तुमने ये क्या कर दिया? बाहर से वो जानवर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और दरवाजे में दरारें पड़ने लगी। लाओमो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। खड़े मत रहो, दरवाजा पकड़ो। मौत अब बस दरवाजे के उस पार खड़ी थी। लाओमो ने पूरी ताकत से दरवाजे को धकेलते हुए बड़े भाई और हाउजी को मदद के लिए पुकारा। जल्दी आओ, अगर मरना नहीं चाहते तो दरवाजा पकड़ो, उसने चिल्लाते हुए कहा। हम सब ने मिलकर अपनी पूरी जान लगा दी, क्योंकि अगर दरवाजा टूटा तो हम सब उन राक्षसों का भोजन बन जाएंगे। वो हमलावर लड़का भी डर के मारे दरवाजे से सट गया और उसे बंद रखने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर से जोर इतना ज्यादा था कि दरवाजे के बीच में दरारें पड़ने लगी और वो टूटने की कगार पर पहुंच गया। जमीन पर बंधा हुआ वो लड़का पागलों की तरह हंसने लगा। मैं तो वैसे भी नहीं बचने वाला, पर तुम लोग भी यहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। लाओमो ने उसके सीने पर अपना जूता रख और उसे नजरअंदाज करते हुए मुझसे कहा, लिंचेन, जल्दी से खाने पीने का सारा सामान, पानी की बोतलें, पावर बैंक, लाइटर, मेडिकल किट और जो भी हथियार मिले सब कुछ बैग में भर लो। जल्दी करो, हम इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। मैं तुरंत बैग लेकर कमरा छानने लगा और सारा जरूरी सामान समेटने लगा। दरवाजा अब बस टूटने ही वाला। लाओमो ने हाउजी से कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें ऊपर 401 नंबर कमरे में जाना होगा। हाउजी घबरा गया, पर वो तो उन लोगों का कमरा है ना। लाओमो ने समझाया कि अगर वे लोग पानी के पाइप के सहारे सुरक्षित नीचे आ सकते हैं तो इसका मतलब ऊपर का रास्ता साफ है। उसने हाउजी को पहले जाने को कहा और उस बंधे हुए लड़के के साथी को उसके बाद। फिर हम सब पाइप के सहारे बालकनी से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही हाउजी ऊपर पहुंचा, बालकनी में एक लड़की खड़ी थी। उसने घबरा कर पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरे दोस्त कहाँ हैं? हाउजी ने बताया कि कमरा नंबर 302 के ली मिंग लेई ने हमें ऊपर भेजा है और वो नीचे दरवाजा रोके हुए है। उस लड़की ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाउजी को ऊपर खींच लिया। फिर मैं भी उस पाइप को कसकर पकड़ते हुए तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही मैंने नीचे की तरफ देखकर चिल्लाया, हम ऊपर आ गए हैं। लाओमो, बड़े भाई, जल्दी करो। नीचे का नजारा बेहद खौफनाक था। हजारों की तादाद में वो भयानक राक्षस नीचे सड़क पर जमा हो चुके थे। उस लड़के ने भी घबराहट में ऊपर चढ़ने की कोशिश की और हांफता हुआ किसी तरह हमारी बालकनी में आ गिरा। तभी दरवाजा टूट गया। बड़े भाई पाइप पर चढ़ गए। लाओमो बालकनी में उन राक्षसों से लड़ रहा था। उसने एक राक्षस को चाकू मारा, लेकिन तभी जमीन पर बैठे उस बंधे हुए लड़के ने पीछे से उसे पकड़ लिया। मैं तो मरूंगा, पर तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, वो नफरत से चिल्लाया। लाओमो ने उसे लात मारकर खुद को छुड़ाया और तेजी से पाइप की तरफ छलांग लगा दी। बालकनी से ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ आ गया कि ये सब कोई हादसा नहीं था, बल्कि लाओमो की एक सोची समझी चाल थी। वो राक्षस लाओमो के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। मैंने चीखते हुए कहा, लाओमो, जल्दी ऊपर आओ। बड़े भाई ने तेजी से हाथ बढ़ाकर लाओमो को ऊपर खींच लिया। लाओमो सुरक्षित था, लेकिन उसके माथे से खून बह रहा था। तभी उस लड़की ने घबरा कर कहा, जल्दी अंदर आ जाओ, यहाँ बाहर रुकना सुरक्षित नहीं है। हम सब अंदर गए। उस लड़की ने हमें पानी की बोतल देते हुए कहा, मेरा नाम सू शियाओ है और ये मेरी दोस्त झो मेंग है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दोस्त चेन यांग को नीचे नहीं फेंका। मैंने भारी मन से उसे देखा। लाओमो ने पानी पीते हुए शांत स्वर में बताया, वो अब नहीं रहा। दरवाजा टूट गया था और वो राक्षस अंदर घुस आए। वो बाहर नहीं निकल पाया। ये सुनकर वो लड़का जो नीचे से हमारे साथ बचकर आया था, चुपचाप एक कोने में दीवार से लगकर बैठ गया। उसने छुपकर अपनी बाह देखी। वहाँ एक गहरा और भयानक घाव था। उसे किसी ने काट लिया था, लेकिन उसने ये बात हम सबसे छुपा ली और चुपचाप आंखें बंद करके अपनी किस्मत पर रोने लगा। कुछ देर बाद मैं और लाओमो बालकनी में अकेले बैठे थे। मैंने उससे पूछा, तुमने जानबूझकर उसे वहाँ छोड़ा था ना? लाओमो ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो पागल हो चुका था। अगर वो हमारे साथ रहता तो अपनी चीखों से उन राक्षसों को हमारी तरफ खींच लाता। खून की महक और चीखें उन राक्षसों को भटकाने के लिए सबसे बेहतरीन चारा है। क्या तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया? मैंने कहा, नहीं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी दूर की सोची। तुमने जानबूझकर उसे उकसाया था। लाओमो ने गहरी सांस ली। लिनचेन, इस वायरस के फैलने के बाद से हम अच्छे इंसान बनने का हक खो चुके हैं। या तो हम उस इंसान को कुर्बान कर दें जिसका मरना वैसे भी तय था और खुद को बचा लें, या फिर उसके साथ हम सब भी मारे जाएं। तुमने क्या चुना? हम उस खौफनाक पिंजरे से तो निकल आए, पर सच यही है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अंदर आकर हमने देखा कि वो घायल लड़का पागलों की तरह हमारी पानी की बोतल खाली कर रहा था। हाउजी ने उसे टोकते हुए कहा, थोड़ा बचा कर पियो, ये पानी हम अपनी जान पर खेल कर नीचे से लाए हैं। सिर्फ 6 बोतलें बची हैं और हमें अभी बाकी लोगों को भी बचाना है। उस लड़के ने कांपते हुए माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। मुझे और लाओमो को उस पर शक होने लगा था। लाओमो ने धीरे से अपना चाकू निकाल लिया। सू शियाओ को उस पर तरस आ गया और उसने एक बिस्किट उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही लड़के ने बिस्किट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बिस्किट उसके हाथ
से जमीन पर गिर गया। वो लड़का पागलों की तरह जमीन पर पड़ा बिस्किट चाटने लगा। ये देखकर सू शियाओ डर के मारे पीछे हट गई। हाओजी ने कहा, तुम क्या भूखे प्रेत हो जो जमीन से खा रहे हो? तभी उस लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखें खौफनाक लाल हो चुकी थी। वो वायरस का पूरी तरह शिकार हो चुका था। उसने तुरंत हम पर हमला कर दिया। मैंने और बड़े भाई ने मिलकर तुरंत उसे जमीन पर दबोच लिया। सब कुछ शांत होने के बाद लाओ मो ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, कल सुबह 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सड़क पार करके पाइप के सहारे सामने वाली बिल्डिंग में जाना होगा। आज दोपहर हम अपना सारा बचा हुआ खाना और नूडल्स पकाकर खा लेंगे। हमें अपनी पूरी ताकत की जरूरत होगी। उसने नक्शा बिछाकर समझाया। बिल्डिंग 12 से 13 के बीच 15 मीटर का खुला रास्ता है। दिन में उन राक्षसों की नजर तेज होती है, इसलिए हम रात के 3 बजे निकलेंगे जब उनकी हलचल सबसे कम होती है। उसने बताया कि हाओजी, सू शियाओ और झो मेंग इसी कमरे में रहकर हमारी निगरानी करेंगे। राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए हमने पानी की खाली बोतलों में पत्थर भरकर तैयार कर लिए। हमारी जिंदगी और मौत की आखिरी जंग अब शुरू होने वाली थी। ऑपरेशन शुरू होने में अब बस 1 मिनट बचा था। मैंने सबको एक बार फिर से हमारी योजना गहराई से समझाई। पहली खाली बोतल हम 5वें कैंटीन की तरफ फेंकेंगे। इससे मुख्य रास्ते पर भटकने वाले ज्यादातर ज़ॉम्बी उस आवाज की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही हम दौड़कर सड़क के बीचों बीच पहुंचेंगे, हमें दूसरी बोतल को पूरी ताकत से फेंकना होगा ताकि जो ज़ॉम्बी पीछे छूट गए हैं उनका ध्यान भी पूरी तरह भटक जाए। और अगर कोई भी अनहोनी होती है तो तीसरी बोतल तुरंत उल्टी दिशा में फेंकनी है ताकि हमारे पीछे हटने का रास्ता एकदम साफ रहे। मैंने लड़कियों को सख्त हिदायत दी कि बालकनी का दरवाजा पहले से ही अच्छी तरह मजबूत कर लेना। हमारे वापस आने तक बाहर से चाहे जैसी भी डरावनी आवाजें आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। आगे का मोर्चा मैं और हमारा हट्टा कट्टा साथी मिलकर संभालेंगे। हम दोनों के पास घर पर बनी मजबूत ढालें होंगी जिससे हम सबसे आगे चलकर ज़ॉम्बियों के किसी भी अचानक होने वाले हमले को रोकेंगे। लिंचन, तुम ठीक हमारे पीछे रहोगे और इस पोछे के डंडे से दोनों तरफ नजर रखोगे। हम तीनों एक तिकोनी रचना बनाकर मुख्य रास्ते से तेजी से आगे बढ़ेंगे। याद रहे, पूरे रास्ते हमें कोई भी फालतू आवाज नहीं करनी है, हमारी सांसों की भी नहीं। किसी भी हाल में हमें 5 सेकंड के अंदर 13 नंबर इमारत के नीचे पहुंचना ही होगा। इमारत के नीचे पहुंचते ही सबसे पहले मैं पानी के पाइप के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ूंगा। तीसरी मंजिल की बालकनी पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं, ये पक्का करने के बाद मैं नीचे हाथ से इशारा करूंगा। उसके बाद बड़ा लड़का ऊपर आएगा। लिंचन, तुम नीचे ही रुकोगे और चारों तरफ पहरा दोगे ताकि ज़ॉम्बी हमें अचानक घेर ना ले। बालकनी पर पहुंचकर मैं अपनी टॉर्च से 3 बार खास इशारा करूंगा, एक लंबा, एक छोटा और फिर एक लंबा फ्लैश। ये इस बात का सीधा संकेत होगा कि लिंशी और बाकी लड़कियां अंदर से दरवाजा खोल ले। वे चारों लड़कियां पिछले 3 दिनों से बिना पानी और खाने के उस कमरे में फंसी हुई हैं। उनकी शारीरिक हालत ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वे पाइप से खुद नीचे उतर सके। इसलिए हम पहले से तैयार की गई चादरों की रस्सी का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें एक एक करके तीसरी मंजिल से नीचे उतारेंगे। बड़ा लड़का ऊपर से पूरी ताकत लगाकर रस्सी को संभालेगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी नीचे आकर लिंचन के साथ उन्हें सुरक्षित जमीन पर उतार सकूं। इस पूरे काम में जरा भी खटपट नहीं होनी चाहिए। उन लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि हम सब जाएंगे कहाँ। कमरा नंबर 401 वापस जाने का अब कोई मतलब नहीं था क्योंकि वहाँ का सारा राशन पूरी तरह खत्म हो चुका था। हमारे पास आगे बढ़ने के लिए केवल 2 विकल्प थे और मैंने सबको दोनों के फायदे और भारी नुकसान समझाए। पहला विकल्प था उसी 13 नंबर इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फ्राइड चिकन की दुकान। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो इमारत के दरवाजे से बहुत करीब थी। हमें फिर से मुख्य सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी जो उन कमजोर लड़कियों के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि वे दौड़ने की हालत में नहीं थी। वहाँ वैक्यूम पैक किया हुआ कच्चा चिकन, पानी की बहुत सारी बोतलें और कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे रखे थे जो हम 8 लोगों के लिए काफी दिनों तक चल सकते थे। दुकान के आगे और पीछे दरवाजे थे और रसोई का फायर प्रूफ दरवाजा भी बहुत मजबूत था, लेकिन इसका नुकसान ये था कि अंदर जगह बहुत कम थी। अगर ज़ॉम्बियों ने हमें वहाँ घेर लिया तो बचने के रास्ते बहुत कम होंगे। दूसरा विकल्प था दूर मौजूद कैंपस का कुरियर स्टेशन। वहाँ जगह काफी बड़ी थी, कई अनखुले पार्सल थे जिनमें खाने पीने का सामान, रोजमर्रा की चीजें, औजार और शायद आत्मरक्षा के हथियार भी मिल सकते थे। वो जगह हमें लंबे समय तक जिंदा रख सकती थी, लेकिन वो जगह बहुत दूर थी। हमें फिर से मुख्य सड़क पार करके ज़ॉम्बियों की भारी भीड़ के बीच से लंबा रास्ता तय करना पड़ता जो उन थकी हुई लड़कियों के लिए सीधे मौत को बुलावा देना था। बड़े लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत फैसला किया कि हम फ्राइड चिकन की दुकान ही जाएंगे। लड़कियों को कुरियर स्टेशन तक ले जाने का जोखिम हम नहीं उठा सकते थे। तभी चश्मा पहने हुई उस मेडिकल छात्रा ने आगे आकर कहा कि वो और उसकी साथी कमरा नंबर 401 में ही रुककर हमारा इंतजार करेंगी। उसने बताया कि वो मेडिकल की छात्राएं हैं और प्राथमिक उपचार करना बहुत अच्छे से जानती हैं। हमारे वापस आने पर चाहे किसी को गंभीर चोट लगी हो या नई जगह को कीटाणु रहित करना हो, वे हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। मुझे उसकी बात बिल्कुल सही और समझदारी भरी लगी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों यहीं रुककर इस जगह की रखवाली करना, हम लोगों को बचाएंगे, फ्राइड चिकन की दुकान को ज़ॉम्बियों से साफ करके पूरी तरह सुरक्षित करेंगे और फिर वापस आकर तुम दोनों को भी वहाँ ले जाएंगे। मैं और बड़ा लड़का दुकान साफ करेंगे, लिंचन दरवाजे पर पहरा देगा। अंदर जाते ही हम तुरंत दरवाजे मजबूत करेंगे और फिर एक दिन आराम करने के बाद कुरियर स्टेशन के बारे में आगे की योजना बनाएंगे। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था। हमारा एक साथी बालकनी के कोने में अकेला बैठा था। वो पसीने से बुरी तरह भीग चुका था और लगातार गर्मी लगने की शिकायत कर रहा था। तभी मेडिकल छात्रा की नजर अचानक उसके हाथ पर पड़ी। उसने घबराकर बताया कि उसे एक ज़ोंबी ने खरोंच लिया है। इससे पहले कि हम स्थिति को समझ पाते, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और वो एक खूंखार ज़ोंबी बनकर भयानक आवाज के साथ सीधा उस लड़की पर झपटा। मैंने पलक झपकते ही अपनी ढाल से उस पर जोरदार वार किया और उसे धकेलते हुए दीवार से सटा दिया।
दिया। वो किसी जंगली जानवर की तरह भयानक तरीके से छटपटा रहा था। हम सब ने मिलकर तुरंत उसे जमीन पर गिराया और रस्सियों से कसकर फर्श पर बांध दिया। मेडिकल छात्रा ने सहमी हुई आवाज में बताया कि ज़ोंबी के नाखूनों का जहर खरोंच के जरिए उसके खून में पूरी तरह मिल चुका है। इसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल साधारण बुखार और चिड़चिड़ेपन जैसे होते हैं, जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था और उसे वापस हमारा इंसान दोस्त बनाने का कोई तरीका दुनिया में नहीं बचा था। ये भयानक सच सुनकर बड़ा लड़का फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि वो खुद अपने हाथों से उसे खत्म करेगा। मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए सख्ती से कहा कि आज हमें इस कड़वी सच्चाई का सामना मिलकर ही करना होगा। ये पहला ज़ोंबी है जिसे हम इतने करीब से देख रहे हैं। अगर आज एक बंधे हुए ज़ोंबी को मारने में हमारे हाथ कांप रहे हैं तो बाहर सड़क पर कदम रखते ही हम सब बेमौत मारे जाएंगे। मैंने सबको समझाया कि ये अब हमारा दोस्त ली मिंगलियोंग बिल्कुल नहीं रहा। ये बस एक आदमखोर राक्षस है। इसके आजाद होते ही सबसे पहले हम मरेंगे और फिर ये लड़कियां। मैंने तय किया कि मैं 3 तक गिनूंगा और हम सब एक साथ पूरी ताकत से इसके सिर पर वार करेंगे ताकि किसी एक इंसान के हाथ अकेले खून से ना रंगे जाए। हम सब ने अपने हथियार कस लिए। जरा सी भी हिचकिचाहट का सीधा मतलब था हमारी मौत। मैंने गिनती शुरू की, 3, 2 और हमने एक साथ पूरी ताकत से उस पर आखिरी वार कर दिया। अपनी जान बचाने और उसे इस तड़प से मुक्ति दिलाने के लिए हमें उसे हमेशा के लिए शांत करना ही पड़ा। उसके शांत होने के बाद मैंने टॉर्च जलाकर उसके घाव को बहुत ध्यान से देखा। इसे कल सुबह खरोच लगी थी और पूरी तरह बदलने में इसे 26 घंटे का लंबा समय लग गया, जबकि इससे पहले हमने जिस गार्ड को देखा था वो सिर्फ 2 घंटे में ही ज़ोंबी बन गया था। छात्रा ने समझाया कि ज़ोंबी के सीधे काटने पर वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में जाता है, इसलिए असर तुरंत होता है, लेकिन खरोंच लगने पर वायरस को खून में फैलने में 1-2 दिन लग सकते हैं और इसके लक्षण बिल्कुल सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, जिससे इंसान धोखा खा जाता है। उसने गंभीर चेतावनी दी कि अब से जरा सी खरोंच को भी हमें तुरंत कीटाणु रहित करना होगा। मैंने तुरंत सबको काम पर लगाया। मैंने आदेश दिया कि इसके शरीर को चादर में अच्छे से लपेटकर बालकनी के सबसे गहरे कोने में रख दो और कचरे के बैग से पूरी तरह ढक दो। फर्श के खून को कीटाणुनाशक से बार बार रगड़ कर साफ करो। अगर यहाँ खून की एक छोटी सी बूंद या उसकी जरा सी भी गंध बची तो नीचे भटक रहे सारे ज़ोंबी सीधे हमारी बालकनी की तरफ खींचे चले आएंगे। आखिर में जाने से पहले मैंने छोटे साथी को पानी की 3 बोतलें दी और फिर से पूरी योजना याद दिलाई। मैंने उसे सख्त हिदायत दी कि हमारे जाने के बाद तुम और सूजियाओ बालकनी बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। बाहर से चाहे जैसी भी चीखें आए या कोई मदद मांगे, तुम किसी भी कीमत पर नीचे नहीं आओगे। अपना वॉकी टॉकी हमेशा चालू रखना और बिना मेरी इजाजत के कोई कदम मत उठाना। उसके हामी भरते ही मौत के उस भयानक रास्ते पर हमारा सबसे खतरनाक सफर शुरू हो गया। मैंने आखिरी बार सबको उनकी जिम्मेदारी समझाई। मैंने कहा, बड़ा भाई मेरे पीछे रहेगा और लिन चेन सबसे आखिर में आकर हमें कवर देगा। नीचे उतरते समय पूरी तरह से सन्नाटा होना चाहिए। एक भी आवाज हमारी जान ले सकती है। अपने कदम बहुत सोच समझकर और मजबूती से रखना। अगर गलती से भी किसी का पैर फिसले तो तुरंत वही रुक जाना और बिल्कुल मत हिलना। जब ज़ोंबियों का ध्यान वहां से हट जाए तभी आगे बढ़ना। नीचे पहुंचने के बाद हम सब 12 नंबर इमारत के दरवाजे की परछाई में एक साथ मिलेंगे। वहां से हम एक तिकोनी रचना बनाएंगे और मुख्य रास्ते से होते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैं और बड़ा भाई अपनी ढालों के साथ सबसे आगे रहेंगे और लिन चेन पीछे से मोर्चा संभालेगा। 15 मीटर का ये फासला हमें हर हाल में 5 सेकंड के अंदर पार करके 13 नंबर इमारत की दीवार तक पहुंचना है। इस बीच चाहे जो भी हो जाए कोई रुकेगा नहीं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और किसी के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए। अगर कोई टीम से बिछड़ गया तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले ये पक्का करना कि बालकनी पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। उसके बाद ही अंदर छलांग लगाना। जोश में आकर सीधे अंदर मत कूदना। अगर वो कमरा पहले ही ज़ोंबियों का शिकार हो चुका होगा तो तुम्हारा अंदर कूदना उनके लिए दावत बन जाएगा। अपनी जेब में रखे उस छोटे से उपकरण को छूते ही मुझे एक पुरानी और डरावनी आवाज याद आ गई। लिन चेन की वो कांपती हुई आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसमें उसने कहा था, मुझे माफ कर दो, इधर मत आना, किसी भी कीमत पर इधर मत आना। ये सोचकर ही मेरा दिल दहल गया था कि अगर आज हमारी योजना नाकाम हुई तो हमारा अंजाम भी कितना खौफनाक होगा। ठीक 3 बजे मैंने ऑपरेशन शुरू करने का इशारा कर दिया। हमारी पहली बोतल जमीन पर गिरते ही उसका शोर गूंज उठा और सारे ज़ोंबी उस तरफ दौड़ पड़े। ये हमारे लिए आगे बढ़ने का इकलौता मौका था। जैसे ही हम सड़क के बीचों बीच पहुंचे, योजना के मुताबिक दूसरी बोतल भी फेंक दी गई। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। इमारत के नीचे पहुंचते ही मैंने वॉकी टॉकी पर लिन चेन से कहा कि मैं पहले ऊपर जा रहा हूं। बालकनी सुरक्षित होने पर मैं अपनी टॉर्च से 3 बार इशारा करूंगा, उसके बाद तुम लोग ऊपर आना। मैंने उसे सख्त हिदायत दी कि अगर नीचे कोई भी हलचल दिखे तो तुरंत मुझे बताना। किसी भी ज़ोंबी से सीधे उलझने की गलती मत करना, क्योंकि अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पाइप के सहारे ऊपर चढ़ते हुए मुझे पता था कि एक छोटी सी चूक हमें मौत के मुंह में धकेल सकती है। हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में नीचे आ जाएंगे। मेरे इशारे के बाद मेरा साथी भी पाइप से ऊपर आ गया, जबकि लिन चेन अपना भाला लिए नीचे मुस्तैदी से पहरा देता रहा। मैंने वॉकी टॉकी पर बताया कि दरवाजा खुल गया है। चारों लड़कियों में से एक सुरक्षित बाहर आ गई है, बाकी 3 की हालत बहुत खराब है, लेकिन गनीमत है कि कोई घायल नहीं है। हम उन्हें रस्सी से सुरक्षित बांध रहे हैं और 5 मिनट में नीचे उतारना शुरू करेंगे। मैंने लिन चेन को चारों तरफ पैनी नजर रखने को कहा। सबसे पहले झांग या नीचे आई। मैंने उसे लपक कर पकड़ लिया और तुरंत शांत रहने का इशारा किया। वो डरी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद एक
एक करके बाकी लड़कियां भी नीचे आईं। मैंने एक लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा। वो इतनी घबराई हुई थी कि रोते हुए मुझे गले से लगा लिया। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उधर बड़े भाई ने भी एक लड़की को नीचे उतारा और उसे हौसला दिया। सबके नीचे आने के बाद मैंने मोर्चा संभाला। मैंने ढाल उठाई और कहा, मैं सबसे आगे चलकर रास्ता बनाऊंगा, बड़ा भाई सबसे पीछे रहेगा। लिंचन, तुम इन तीनों लड़कियों को बीच में सुरक्षित रखकर चलोगे। मैंने सबको हिदायत दी कि पूरे रास्ते हमें अपने कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं करनी है और तेजी से फ्राइड चिकन की दुकान की तरफ बढ़ना है। हम खामोशी से उस सुनसान गली से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक खूंखार जोबी ने हम पर हमला कर दिया। मेरे साथी ने फुर्ती दिखाते हुए एक जोंबी को मारा, लेकिन तभी दूसरा जोंबी उस लड़की की तरफ झपटा। मैंने तुरंत एक लकड़ी के भारी तख्ते से उसे दीवार पर दबा दिया, लेकिन उसका हाथ अभी भी लड़की की तरफ बढ़ रहा था। लड़की डर के मारे कांप रही थी और जोंबी के खौफनाक नाखून बस उस तक पहुंचने ही वाले थे। तभी लिंचन ने बिना कोई पल गवाए अपने भाले से उस जोंबी के सिर पर एक जोरदार और सटीक वार किया। जोंबी वही ढेर हो गया। उस लड़की ने राहत की सांस ली और लिंचन को देखा। वो खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में सबको बचाने का पक्का इरादा था। हमने बिना समय बर्बाद किए अपनी दौड़ जारी रखी। मेरी नजर रास्ते पर थी और मैं सबको जल्दी से दुकान के अंदर घुसने का इशारा कर रहा था। दुकान के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अंदर का जायजा लिया। सब कुछ शांत लग रहा था। हम तेजी से अंदर घुसे। मैंने बड़े भाई से कहा कि वो मुख्य दरवाजे पर पहरा दे। फिर मैंने लिंचन को अपने साथ पीछे की रसोई चेक करने लिए बुलाया। हमें पक्का करना था कि अंदर कोई खतरा तो नहीं छिपा है। रसोई के दरवाजे के पास पहुंचकर हमने एक दूसरे को देखा, 3 तक गिना और झटके से अंदर घुस गए। वहाँ एक ज़ोंबी था, लेकिन हमने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया और फ्रिज के पास ही उसे खत्म कर दिया। अब वो जगह पूरी तरह से हमारे कब्जे में थी। मैंने वॉकी टॉकी पर अपने उन साथियों को बताया कि हम सुरक्षित पहुंच गए हैं। उन्होंने भी राहत की सांस ली और कहा कि उनके पास पत्थर रखे हैं, कोई भी मुसीबत हो तो हम उन्हें बुला सकते हैं। अब हमारा अगला काम इस जगह को एक किले में बदलना था। मैंने चिल्लाकर कहा कि दरवाजों को तुरंत मजबूत करो, वरना ज़ॉम्बियों की भीड़ वापस आ जाएगी और ये शीशे के दरवाजे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। बड़े भाई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खाने की मेजों और बिलिंग काउंटर को सरकाकर मुख्य दरवाजे पर लगा दिया। मैंने लिंचन से पीछे की रसोई के भारी रैक, आटे की बोरियां और तेल के ड्रम लाकर पीछे के रास्ते को पूरी तरह बंद करने को कहा। लड़कियों ने भी मदद की और कार्डबोर्ड के साथ साथ प्लास्टिक की पन्नी से शीशे के दरवाजों को अच्छे से सील कर दिया ताकि बाहर से कुछ भी अंदर दिखाई ना दे। अब हम जमीन पर निढाल होकर बैठ गए। मैंने राहत की सांस लेते हुए बताया कि जैसा हमने सोचा था, यहाँ का राशन हम 9 लोगों के लिए आधा महीने तक आराम से चल जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में फ्राइड चिकन का बहुत सारा कच्चा माल रखा था और हम यहाँ आराम से आग जलाकर खाना भी बना सकते थे। बड़े भाई ने एक लड़की को पानी की बोतल दी और प्यार से समझाया कि थोड़ा थोड़ा करके पीना। बहुत दिनों से भूखी प्यासी हो, अचानक ज्यादा पानी पीने से तबीयत बिगड़ सकती है। वो भावुक हो गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। दूसरी तरफ मैंने देखा कि लड़की के हाथ पर एक छोटा सा घाव था। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत सावधानी से उस पर दवा लगाने लगा। मैंने कहा कि अगर इसे अभी कीटाणु रहित नहीं किया तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने उसे खाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट दिया और कहा कि अभी पेट भरने के लिए थोड़ा सा खा लो, कल जब हालात थोड़े ठीक होंगे तो मैं तुम्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊंगा। उसने रोते हुए मुझे शुक्रिया कहा। मैंने अपना फोन निकालकर उसे वो पुराना मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था, मेरा इंतजार करना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मत कहो, जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरा इंतजार करना तो मुझे हर हाल में तुम्हें बचाने वापस आना ही था।